वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम फिर से 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या है, इनमें से आपको बताना है। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा जो कि न्यूक्लियर एनर्जी होती है। न्यूक्लियर एनर्जी किसकी वजह से होती है? न्यूक्लियर एनर्जी होती है न्यूट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से? न्यूट्रॉन की वजह से, ना कि प्रोटॉन और ना ही इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्या क्रोमियम का उपयोग कर सकते हैं? नहीं। सिलिकॉन नहीं, एल्यूमिनियम नहीं। यूरेनियम का करते हैं, आप सभी जानते हो, लेकिन यूरेनियम के भी तीन समस्थानिक होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है 232, एक होता है 235 और एक होता है 238। ये सब यूरेनियम के समस्थानिक है। तो नाभिकीय ऊर्जा मतलब नाभिकीय रिएक्टर में केवल और केवल 235 का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही है बात? तो अगर कभी लिखा हुआ आता है कि नाभिकीय ऊर्जा के लिए कौन सा समस्थानिक जरूरी होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि यूरेनियम 235। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? देखिए, ऊर्जा, पहली बात तो दो प्रकार से आपको देखना है। एक होता है संपर्क और एक होता है असंपर्क। ठीक है ना? संपर्क ऊर्जा का मतलब ये होता है आप डायरेक्ट किसी चीज से ऊर्जा ले रहे हो, जैसे कि आपको कोई डायरेक्ट धकेल रहा है तो वह व्यक्ति आप पर डायरेक्ट फोर्स लगा रहा है, आपको डायरेक्ट ऊर्जा दे रहा है, ऊर्जा स्थानांतरित हो रही है। और असंपर्क का मतलब होता है जैसे सूर्य की विकिरण में आप खड़े हुए हो, यहाँ पर एन अदर पर्सन है, कोई अदर पर्सन है जो कि आपको फोर्स दे रहा है ना, तो वहां से आपको कुछ एनर्जी मिल रही है। और असंपर्क ऊर्जा में क्या होता है, जैसे कि आप सनरेस होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, आप धूप में खड़े हो जाते हो तो उससे आपको जो ऊर्जा मिलती है उसे हम बोलते हैं असंपर्क ऊर्जा। ठीक है ना? अब यहाँ पर अगर आप शारीरिक कार्य कर रहे हो तो शारीरिक कार्य करने के लिए जरूरी है कि आपको संपर्क की जरूरत होती है। संपर्क ऊर्जा मतलब संपर्क बल की जरूरत होती है। कौन से वर्ग बल की? संपर्क बल की आवश्यकता होगी आपको शारीरिक कार्य करने के लिए। क्या विद्युत ऊर्जा संपर्क बल होता है? नहीं। सौर ऊर्जा? नहीं। रासायनिक ऊर्जा? नहीं। क्या होता है संपर्क? पेशी ऊर्जा। तो शारीरिक कार्य को करने के लिए हमेशा पेशी ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपने देखा होगा, जो लोग ऑलरेडी कई एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं उनने पहले ये क्वेश्चन देखा होगा। आपसे पूछा जाता है कि घोड़ा, एक घोड़ा होता है जो कि क्या कर रहा होता है? बैलगाड़ी को खींच रहा होता है। घोड़ा गाड़ी को खींच रहा होता है। ठीक है ना? तो घोड़ा गाड़ी को जब खींचता है तो इसमें कौन सी ऊर्जा लगती है? तो वो क्या, वो बताता है पेशी है। कौन सा बल लगता है? पेशीय बल। और ऊर्जा कौन सी होगी? पेशी ऊर्जा हो जाएगी। उसी तरह से जब आप किसी सतह पर चलते हो तो सतह पर पैरों के द्वारा और सतह से पैरों पर जो प्रतिक्रिया लगाई जाती है, वह कैसी होती है? संपर्क के कारण। तो यहाँ पर भी पेशी ऊर्जा ही वर्क करती है। तो शारीरिक कार्य को करने के लिए हमेशा पेशी ऊर्जा की जरूरत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? स्रोत, ऊर्जा का मेन स्रोत क्या होता है? क्या कोयला? नहीं। परमाणु? नहीं। जल? नहीं। सूर्य। सूर्य ही एक ऐसा साधन है जो कि ऊर्जा का अंततः स्रोत है। सभी को सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है, ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है और परंपरागत ऊर्जा कौन सी होती है? एक होती है परंपरागत और एक होती है नवीकरणीय। दो तरह की होती है। परंपरागत में कौन सा होता है? जिसका लिमिटेड सोर्स हो। कैसा हो? लिमिटेड सोर्स। और ये क्या होते हैं? असीमित होते हैं, मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड होते हैं। अब देखो लिमिटेड में क्या आ जाएगा? लिमिटेड में आपके जितने भी पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोलियम होता है वो सब लिमिटेड में आते हैं। कोल हो गया, ये सब लिमिटेड में आते हैं। सीएनजी मतलब प्राकृतिक गैस, हम बोलते हैं नेचुरल गैस, है ना?
नेचुरल गैसेस, ये सब लिमिटेड में आते हैं। वहीं अगर हम नवीकरणीय स्रोत की बात करें जो कि प्रदूषण नहीं करते तथा जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, उनमें कौन सा आ जाता है नवीकरणीय स्रोत में? आपकी एक तो सौर ऊर्जा आ जाती है, दूसरी आपकी जल ऊर्जा आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा आ जाएगी, विंड एनर्जी। ये सब होते हैं जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोयला है जो कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। इनके जो भंडार हैं वो सीमित है। सौर ऊर्जा का भंडार सीमित नहीं है, प्राकृतिक गैस इसका भंडार सीमित है, और पेट्रोल इसका भी भंडार सीमित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा होता है? ऑब्वियसली सूर्य। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लकड़ी नहीं, चंद्रमा नहीं, कोयला नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क को क्या कहा जाता है? डेनमार्क को क्या कहा जाता है? उद्योगों का देश कहा जाता है क्या? जल विद्युत का देश, पवनों का देश, या खनिजों का, खनिज पदार्थों का देश? किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? देखो, दो चीजें आप देखोगे, एक तो आप देखोगे किसका देश? पवनों का, और दूसरा आप देखोगे पवन चक्कियों का देश, है ना। ये दोनों ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं तो आप डेनमार्क लगा लेना, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो डेनमार्क को पवन चक्कियों का देश कहा जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जो डेनमार्क होता है, डेनमार्क में पवन चक्कियां जो होती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा होती हैं। और डेनमार्क की ज्यादातर ऊर्जा केवल और केवल पवन चक्कियों के माध्यम से ही कंप्लीट कर ली जाती है, जो भी जरूरत होती है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल आप बना रहे हो, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सौर सेल जो हम बनाते हैं, सॉरी सौर सोलर कुकर का आता है वो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता है सोलर कुकर, है ना, इसमें आता है कि कौन सा दर्पण आप इस्तेमाल करते हो? कौन सा दर्पण? एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है, और दूसरा ये आपसे पूछा गया है, कौन सा? सौर सेल का। सौर सेल का आपसे पूछा गया है कौन सी धातु, धातु आपसे पूछी गई। देखो इसमें दर्पण के केस में आपको हमेशा याद रखना है कौन सा दर्पण आता है? कॉनकेव दर्पण। कॉनकेव मतलब कि अवतल, ठीक है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर सोलर सेल की हम बात करें तो सोलर सेल में क्या होगा? अब्रक नहीं, अब्रक नहीं हो सकता। अब्रक ऊष्मा का कुचालक होता है। शीशा नहीं, शीशा एक धातु होती है, लेड, ठीक है ना, बहुत ज्यादा स्थायी होती है, 82 इसका परमाणु क्रमांक होता है, बहुत ज्यादा स्थायी होती है, बल्कि सबसे ज्यादा स्थायी माना जाता है इसको। स्टील नहीं। तो सिलिकॉन, सिलिकॉन क्यों होता है? जो हमारा सिलिकॉन होता है ना, ये कैसा होता है? ये एक अर्धचालक पदार्थ होता है। अर्धचालक मतलब सेमी कंडक्टर, ठीक है ना, सेमी कंडक्टर होता है, इसलिए सौर सेल बनाने में हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ये है सौर सेल, है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? यहाँ पर आपके पास में है सौर एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर आपने बीच में लगा दिया सौर सेल, ठीक है। अब ये किस रूप में स्थानांतरित बदलेगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या विद्युत ऊर्जा में बदलता है, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, या ताप ऊर्जा में? तो आपको पता होना चाहिए कि जो सौर सेल होता है ना, वो इसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है इसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में बदल देता है। हमने पिछला क्वेश्चन ये देखा था, जैसे सिलिकॉन का हमने देखा था सेमी कंडक्टर है। और दूसरी बात ये भी है कि जो सिलिकॉन है ना, वो बहुत ज्यादा चीप कॉस्ट में आ जाता है। चीप कॉस्ट है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में है। आप देखो मात्रा में है, मात्रा बहुत है, जैसे SiO2, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है कि सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी जो संरचना होती है, जो मेन है, इसकी संरचना कैसी होती है? जालीनुमा होती है, जालीनुमा। और अगर जालीनुमा संरचना है तो ये क्या करता है? जो सौर ऊर्जा है उसे ज्यादा अच्छे ढंग से एब्जॉर्ब कर सकता है, जालीनुमा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये सौर एनर्जी को ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है।
ठीक है। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से सिलिकॉन को इस्तेमाल किया जाता है सौर सेल बनाने में। ओके, ये वाला हम देख चुके हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है ना, क्या आ गया आंसर? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? खाना बनाने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, खाना बनाने के लिए, मतलब यहाँ पर बात हो रही है एलपीजी की। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है ना, ये होता है। और इसमें मेनली क्या होता है, अगर आपसे पूछ, वैसे तो इसमें दो चीजें होते हैं, एक होता है प्रोपेन और एक होता है ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन ज्यादा होता है, प्रोपेन बहुत कम मात्रा में होता है ना। प्रेफरेंस आप ब्यूटेन को दोगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा है खाना बनाने में क्या होता है? एलपीजी, बिल्कुल सही। बायोगैस का उपयोग होता है, बिल्कुल बायोगैस का भी उपयोग होता है। और बायोगैस में मेनली क्या होता है? मीथेन, मुख्य रूप से। इसके अलावा और भी होते हैं, मीथेन प्रोपेन भी होता है, मीथेन मेनली उपयोग होता है। ठीक है ना। सीएनजी नहीं। कोयला कोयले का होता है, तो किसका नहीं होता है? सीएनजी का। और सीएनजी का क्यों नहीं होता है, क्या आप ये जानते हैं? देखिए, सीएनजी का उपयोग ना करने की सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहला तो इसका नाम क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस नेचुरल गैस, है ना। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें हिंदी में, तो संपीड्य। ठीक है ना। संपीड है, संपीड मतलब इसे बहुत ज्यादा प्रेशर पर भरा गया है, बहुत ज्यादा दाब पर भरा गया है। ठीक है ना। अब जैसे बहुत ज्यादा दाब पर भरा गया है, इसके अलावा ये बहुत हल्की भी होती है। कैसी होती है? बहुत हल्की भी होती है। और ज्वलनशील तो होती ही है। ठीक है। देखो, अब हल्की होने के कारण ये वायु में बहुत जल्दी से फैलती है। ठीक है, ऊपर चली जाएगी। और दूसरी, बहुत ज्यादा दाब पर भरा है। जैसे ही आप रेगुलेटर को ओपन करोगे, रेगुलेटर को जैसे ही आप ओपन करते हो, तो ओपन करने के बाद ये गैस बहुत तेजी से निकलती है, बहुत तेजी से निकलेगी, बहुत तेजी से निकलेगी। और बहुत तेजी से निकले की वजह से जो नोजल होता है गैस का, जहां से गैस निकलती है, वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। नोजल गर्म हो जाएगा, किसके कारण? घर्षण के कारण। तो घर्षण के कारण नोजल गर्म हो जाएगा, जिससे वजह से आग लगने की संभावना होती है। क्या लगने की? आग लगने की संभावना होती है। यही रीजन है कि हम सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं, है ना। प्राकृतिक गैस है, सस्ती भी होती है एलपीजी से, फिर क्यों सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं? यही रीजन है, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है कि ये संपीड्य होती है, बहुत हल्की होती है, हवा से हल्की होती है, तो ये फैलती है, बहुत जल्दी ऊपर जाती है। इसके अलावा ये बहुत तेजी से निकलती है, बहुत तेजी से। तेजी से निकलने का कारण जो नोजल होता है ना गैस का, वो गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद, घर्षण की वजह से गर्म होता है, और गर्म होने के बाद इसमें आग लगने की संभावना होती है, जिस वजह से हम सीएनजी का उपयोग नहीं करते। समझ में आ रही है बात? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन सा है? जैसे आपने सभी ने देखा होगा कि ये होती है, जैसे मान लीजिए पत्ती। ठीक है ना, कोई पत्ती है। ठीक है, इस तरह से पत्ती है यहाँ पर। अब क्या होता है, इसमें छोटे 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 छिद्र भी बने हुए होते हैं। ठीक है ना। और पत्ती कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। ठीक है ना, ये तो आप सभी जानते हैं। आपसे पूछा गया प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्या स्टोमेटा में होता है, जड़ में होता है, हरित लवक में होता है, या पत्ती में होता है? आपसे ये पूछा गया। अब देखो, कोई अगर आपसे बोले पत्ती, तो आपसे लगा सकते हो बिल्कुल, लेकिन आप इसे उस कंडीशन में लगा सकते हो जब आपको हरित लवक ना दिया हो। समझ गए? तो अगर हरित लवक दिया हुआ है, तो हरित लवक में ही होना है। ये बात आप समझ लो। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा होते हैं पौधे के उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी भाग है। ठीक है ना। ये जो पॉइंट होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं हम स्टोमेटा। ये जो बिंदु होते हैं, छेद होते हैं पत्तियों में, उन्हें बोलते हैं हम स्टोमेटा। और जड़, जड़ से तो होता ही नहीं है प्रकाश संश्लेषण, है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए होती है हमें CO2 चाहिए होती है, और क्या चाहिए पड़ती है? सनलाइट। ठीक है, ये होता है, इससे होता है और बनता क्या है हमारे पास में? ग्लूकोज, एनर्जी। ठीक है ना, ये। तो
अब क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा होते हैं उत्सर्जी अंग, जड़ में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। हरित लवक, बिल्कुल हरित लवक में की वजह से होता है। और हरित लवक में एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आपको याद होना चाहिए कि हरित लवक में क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम। और पत्ती आप लगा सकते हो जब हरित लवक ना दिया हो ऑप्शन में, ठीक है ना, तब आप पत्ती लगा सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक आपसे पूछा गया है। देखो, सबसे पहली बात, कार्य क्या होता है, डब्लू। डब्लू कार्य, कार्य बराबर एफ इंटू डी। एफ क्या होता है, एफ होता है फोर्स। और डी क्या होता है, डी होता है विस्थापन, मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और ये तो है ही वर्क, ठीक है। तो मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। लेकिन इसको कंबाइन रूप से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जूल, ठीक है। वाट किसका मतलब मात्रक होता है, पावर का। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। न्यूटन किसका मात्रक होता है, फोर्स का। और एम्पियर किसका होता है, करंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष के बारे में आपसे पूछा है, क्या प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, नहीं, समय की क्या होती है, सेकेंड। द्रव्यमान की क्या होती है, किलोग्राम। दूरी की क्या होती है, दूरी क्या होती है, मीटर, किलोमीटर। और लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी। अब आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि एक लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर। और 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर, ये लिखना है। और एक और चीज आपको याद रखनी है, एक पारसेक। एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर, है ना। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ये भी और ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पारसेक इकाई आ गया। पारसेक क्या होता है, एक पारसेक बराबर, मैंने आपसे पहले ही बोला है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। और लाइट ईयर किसका मात्रक होता है, डिस्टेंस। किस चीज का, डिस्टेंस मतलब दूरी का, यहाँ पर है दूरी। चुंबकीय बल का क्या मात्रक होता है, हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, द्रव्यमान देख चुके हैं, समय देख चुके हैं। आंसर क्या हो गया, दूरी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है। समय का कौन सा मात्रक नहीं है, यहाँ पर समय है, कौन सा मात्रक है जो समय का नहीं है, क्या प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रवर्ष, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश वर्ष, देखिए अधिवर्ष क्या होता है, 365 का आधा, आधा साल। चंद्रमास क्या होता है, 27.3 डेज, ठीक है। अब ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, अभी हमने देखा लाइट ईयर। लाइट ईयर कितना होता है, दूरी का मात्रक होता है, कितना होता है, 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दाब का मात्रक। यहाँ पर आपसे पूछा गया दाब की मात्रा। आखिर दाब होता क्या है, दाब बराबर होता है एफ इज, दाब बराबर प्रेशर इज इक्वल टू प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम दाब बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, मीटर। अगर हम बल को लिखें एम इंटू ए के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगी, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर क्या है, मीटर तो है ही, तो मीटर से मीटर कैंसिल, क्या हो जाएगी, किलोग्राम प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक तो ये आप लगा सकते हो, और दूसरा पास्कल, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर आप डाइन को देखो, तो डाइन किस चीज की इकाई होती है, ये होती है फोर्स की, सीजीएस। जूल किसकी इकाई होती है, वर्क। और यहाँ पर वाट है, वाट किसकी इकाई होती है, पावर मतलब शक्ति की। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है। ज्योति तीव्रता ऑप्टर होता है, कैंडेला, न्यूटन, या इनमें से कोई। न्यूटन के लिए हम देख चुके हैं, क्या होता है, फोर्स, ठीक है। कैंडेला किस चीज की इकाई होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और ऑप्टर किस चीज के होते हैं, देखो डाई ऑप्टर होता है, डाई ऑप्टर, ठीक है। यहाँ से आप लगा सकते हो किस चीज की, क्षमता, ठीक है, किसकी, लेंस की क्षमता। अब यहाँ पर कैंडेला है, कैंडेला किसकी मात्रक होती है, ज्योति तीव्रता की मात्रक होती है कैंडेला, ठीक है। ऑप्शन बी, ये याद रखना है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीडी से, सी डी, ये होता है इसका, ठीक है, प्रतीक सी डी, उससे हम कैंडेला को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी।
मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मतलब एसआई की बात आपसे की जाए, कब लागू की गई थी? 1965 में, 61 में, 91 में, या 1985 में? सही आंसर है 1971। देखो क्या होता है, एक है नापतोल विभाग, नापतोल, ठीक है ना, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? फ्रांस में, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1967 में क्या हुई, मीटिंग, मीटिंग हुई, वहां डिस्कस किया गया, वहां डिस्कस किया गया क्या, एसआई यूनिट के बारे में, और इसे डिस्कस करने के बाद इसे लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया? 1971 में। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा, यहाँ तो ऊर्जा ही है ना, जहां भी आप ऊर्जा देखो, जहां भी देखो वहां आपको क्या लगा देना है, जूल, कैलोरी, या अर्ग में से कैलोरी, ठीक है। जूल किसका होता है? वर्ग, ऊर्जा की इकाई है लेकिन वर्ग, यहाँ पर आपसे स्पेशली पूछा है खाद्य ऊर्जा, ठीक है। और अर्ग नहीं, अर्ग भी उसी चीज की इकाई होती है, ठीक है, जूल की। अब देखो, अब यहाँ पर जैसे आया खाद्य ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा मतलब कैलोरी में हम इसे मेजर करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। खाद्य ऊर्जा को हम किस में मेजर करते हैं? कैलोरी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब चलो ये बताना है आपको कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है करंट, करंट को पूछा जा रहा है। ओम किसकी इकाई होती है? प्रतिरोध की। वोल्ट किसकी इकाई होती है? विभव की। वाट किसकी इकाई होती है? शक्ति की। तो एम्पियर बचा, एम्पियर किसकी इकाई होती है? करंट की, एम्पियर, ठीक है ना। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? एसआई पद्धति, उसने स्पेशल लिखा है एसआई पद्धति। वाट होती है क्या? नहीं। ऑप्टर? नहीं। न्यूटन? नहीं। तो क्या होगी? डायोप। डायोप्टर क्या होते हैं? लेंस की शक्ति को अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें तो 1/f, जबकि f मीटर में हो, और p से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो 100/f, जबकि f सेंटीमीटर। और यहाँ पर f क्या है? f है यहाँ पर फोकस डिस्टेंस, ठीक है, क्या है? फोकस डिस्टेंस। तो एसआई इकाई की में क्या होती है लेंस की शक्ति? डायोप्टर में हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एम्पियर क्या नापने में, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। एम्पियर प्रतिरोध के लिए क्या उपयोग में किया जाता है? ओम। पावर के लिए वाट, और वोल्टेज के लिए भी, तो करंट के लिए एम्पियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? वेक्टर का मतलब आपसे पूछा गया है सदिश। क्या पूछा गया है? सदिश। सदिश मतलब जिनमें परिमाण भी हो और जिनमें दिशा भी हो, दोनों हो, उसे हम बोलते हैं सदिश। क्या ऊर्जा में दोनों होते हैं? नहीं। तापमान में? नहीं। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो क्या ये सदिश है? नहीं। बल है सदिश। बल का फॉर्मूला क्या होता है? F होता है ma। m होता है द्रव्यमान, और a क्या होता है? a होता है त्वरण। अब m a को आप लिखोगे dv इन अपॉन dt। dv क्या होते हैं? वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन, और ये तो है ही समय, ठीक है ना। अब जो वेग होती है वो होती है सदिश। वेग सदिश होने की वजह से त्वरण भी सदिश, और फिर एफ भी सदिश हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? एफ, ऑप्शन सी। ओके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? आपसे पूछा गया कौन सी सदिश राशि नहीं है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर वेग, वेग का क्या होता है? वेग का होता है विस्थापन। विस्थापन को अगर हम डी से रिप्रेजेंट करें और समय को टी से, तो विस्थापन बटे समय अंतराल। संवेग की अगर हम बात करें तो, और हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? भी से। अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग को किससे रिप्रेजेंट करोगे? एम इंटू भी। इसमें भी आ गया, मतलब ये भी सदिश हो जाएगी। द्रव्यमान, द्रव्यमान में हम किलोग्राम बस लेते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कोणीय वेग, तो कोणीय वेग क्या होता है? ओमेगा। इसमें भी ये भी एक सदिश होती है। अब आया क्या आपके पास में, कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। आप कहीं भी ले जाओ, किसी भी दिशा में मापो, तो द्रव्यमान बराबर ही आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अदिश राशि है, आपको अदिश राशि बताना है। अदिश राशि क्या होती है?
अदिश राशि का मतलब होता है जिनमें केवल और केवल परिमाण, देखो किसी भी राशि में दो चीज होती है, परिमाण और दिशा, लेकिन अदिश में परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती। बल आघूर्ण, क्या इसमें होती है दिशा? ठीक है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या एक अदिश राशि है? संवेग क्या एक अदिश राशि है? इसमें भी होती है दिशा, इसमें भी होती, केवल ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसमें की दिशा नहीं होती। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन बी, 74 का ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि, यहाँ पर फिर आपसे भी एक वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछा गया है। सदिश या वेक्टर कौन सी पूछा गया? दाब, क्या दाब होती है? दाब होता है एफ अपॉन ए। ऊर्जा नहीं होती, हम कई बार देख चुके हैं। संवेग का होता है एम बी, भी होता है सदिश, इसलिए संवेग भी सदिश। कार्य होता है क्या? नहीं, कार्य कोई सदिश राशि नहीं है। तो 75 का आंसर क्या आ जाएगा? 75 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है? क्योंकि पी से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो एम भी होता है सदिश। भी सदिश होने की वजह से पी भी सदिश हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है, और लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा। और बाकी हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। जब तक मैं आपको ये कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा तब तक आपकी साइंस इस तरह से हो जाएगी कि आप एएलपी का कोई भी क्वेश्चन, किसी भी रेलवे एग्जाम के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।